ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजयोगों के बारे में कि ज्योतिष में कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के राजयोग माने गए हैं और वो किन परिस्थितियों में बनते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो लोग भी आप में से रुचि रखते हैं धर्म, दर्शन, अध्यात्म में, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस एस्पेक्ट्स में, तो मैंने 2 नए चैनल शुरू किए हैं जिसमें हम विस्तार से बात करते हैं दर्शन शास्त्र के विषयों के बारे में। अभी उसमें अद्वैत वेदांत की चर्चा की जा रही है और उसमें भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन सभी उसमें विस्तार से बात की जाएगी। और जो अमूमन हमारे सामान्य प्रश्न होते हैं जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी आते हैं, जो थोड़े बहुत भी चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है या ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है, भगवान कोई है तो उनका स्वरूप क्या है, ये सब जो मूल प्रश्न है इनके विस्तार से उसमें गहराई से चर्चा की गई है। यदि आप इच्छुक हों तो उन चैनलों को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखिए। उनके लिंक ऊपर दिए हुए हैं, कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। और ऐसे ही उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। आपसे आग्रह है कि आप उनसे जुड़ें। अब बात करते हैं राजयोग। ज्योतिष में अमूमन हर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा, जो ज्योतिष को नहीं भी समझता उसने ये नाम अवश्य सुना होगा कि राजयोग होता है। अब क्या होता है और किन किन प्रकार के राजयोग सामान्य रूप से बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और वो कब बनते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, राजयोग सिंपल शब्दों में बात ये कही जाती है कि राजयोग जो है एक शुभ योग माना गया, एक अच्छा योग माना गया। और ये तब बनता है जब कुंडली में केंद्र और त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं ये साथ में हो, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव ये केंद्र स्थान, पहले, 5वें, 9वें भाव ये त्रिकोण स्थान। जब भी इनके स्वामी ग्रह कुंडली में साथ में हैं, कंजंक्शन में, युति में है, या फिर यहाँ के स्वामी ग्रह आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे के राशियों में बैठे हैं, तो ये जो है राजयोग माना जाता है। और यदि ये नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं कि मान लीजिए 9वें 10वें भाव के स्वामी हैं, वो साथ में नहीं बैठे हैं और ना ही वो एक दूसरे के राशियों में बैठे हैं, पर वो एक दूसरे के साथ नक्षत्र परिवर्तन, एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हैं, तो भी ये राजयोग माना जाएगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि जब भी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी कुंडली में साथ में हो, युति में, या फिर वो राशि परिवर्तन में हो, या फिर वो नक्षत्र परिवर्तन में हो, तो एक दूसरे के राशियों में या नक्षत्रों में अगर बैठे हैं तो वह राजयोग बनाएंगे। अब यहाँ पे ये तो कॉमन पोजीशन है। अब बात करते हैं कि देखिए राजयोग, ये तो परिस्थिति से समझ गए कि ऐसे राजयोग बन जाता है, बट ऐसे राजयोग आपको बहुत हर प्रकार की कुंडलियों में देखने मिल जाएंगे, बहुत कॉमन होते हैं। बट इसमें अंतर क्या होता है कि भाई किसी के जीवन में बहुत कामयाबी है, बहुत सफलता है, और किसी के जीवन में अत्यंत समस्याएं चल रही हैं, निर्धनता चल रही है, परेशानियां चल रही हैं। तो अब यहाँ पे जब आप कॉमन एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्यू से देखते हैं तो राजयोग और ये जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं ये आपको बहुत अमूमन सामान्य से सामान्य, अति सामान्य लोगों की कुंडलियों में भी दिखाई पड़ेंगे, जिनके जीवन में काफ़ी जो है दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं, उनके केस में भी दिखाई पड़ेंगे। पर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है राजयोग की शक्ति। तो यहाँ ये नहीं होता है कि लोग आंख बंद करके बस देखने लग जाते हैं कि भाई हाँ केंद्र त्रिकोण के स्वामी साथ हो गए, राजयोग बन गया, योग कारक ग्रह अच्छा बैठ गया, राजयोग बन गया। ऐसे राजयोग जो है बन तो जाते हैं, पर उनकी जो क्षमता होती है परिणाम देने की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे खोजना कि ये फंक्शन कर भी रहा है ढंग से, या इसके पास ताकत है भी कि ये नाम मात्र बस योग बना है बट इसकी शक्ति कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि राजयोग बनते किस परिस्थिति में, वो तो आपको अभी हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि इसकी शक्ति को मापने के लिए कि भाई ये ताकतवर है, अपने परिणाम देने की क्षमता है इसके पास कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन देखी जाती है वो होता है सूर्य चंद्र लग्नेश। सूर्य, चंद्र, लग्नेश और वारेश। वारेश का मतलब होता है जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का स्वामी ग्रह। मान लीजिए आप सोमवार को पैदा हुए तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा, मंगलवार को मंगल, ऐसे ही शुक्रवार को कोई जन्म हुआ तो शुक्र। तो ऐसे ही जो है जिस दिन पैदा हुए उस दिन का स्वामी ग्रह कुंडली में कैसा बैठा है। और जो चंद्रमा है, सूर्य है, लग्नेश है यानी लग्न का स्वामी ग्रह, ये 4 ग्रह कुंडली का बेस तय करते हैं। अगर ये 4 ग्रहों में से कोई एक भी अगर कमजोर, बलहीन परिस्थिति में बैठा है, कुपित है, दूषित है और अत्यंत नकारात्मक योग बना देता है,
तो ये समझ जाइए कि बाकी ग्रहों में ताकत घट जाएगी, पूरी कुंडली की शक्ति कम हो जाएगी और उसमें आप कितने ही अच्छे अच्छे परिणाम सोच के रखें वो दिखाई नहीं देते और अपेक्षा के अनुसार परिणाम नज़र नहीं आते। तो उसका कारण क्या है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, कुंडली की फंडामेंटल स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति वो घट जाती है और बाकी आप कितने ही उच्च के ग्रह हों, स्वग्रही हों, कितने ही बेहतर राजयोग बना के रख दे वो ग्रह, परिणाम नज़र नहीं आएंगे, भले ही आप उन ग्रहों की दशा से क्यों ना गुजर जाएं। तो यही अंतर होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में राजयोग कुंडली में है, पर वह बहुत ही प्रबलतम शक्ति से जो है अपने आप को दिखा रहा है जीवन में, यानी परिलक्षित कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। और एक है व्यक्ति जिसके केस में राजयोग तो बन रहे हैं बट उनका परिणाम कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अंतर कहाँ होता है? अंतर होता है कुंडली की अंदरूनी शक्ति कैसी है। तो ये हम हर वीडियो में कई बार मैंने आपको दोहराया है, फिर से कहता हूँ कि सूर्य, चंद्र, लग्नेश, वारेश, ये 4 ग्रह बेस हैं कुंडली के। अगर ये 4 ग्रहों में से एक भी हिल गया, पूरी कुंडली खत्म, उसमें बहुत हद तक गिरावट आएगी। आप कितने ही उच्च के स्वग्रही अच्छे अच्छे ग्रह लेके बैठे रहें, परिणाम नज़र नहीं आते, मतलब नहीं आते। तो ये ध्यान रखने वाली बात रहती है कि ऐसे राजयोग की स्ट्रेंथ देखी जाती है और ऐसे सिर्फ राजयोग की ही नहीं, सारे ग्रहों की स्ट्रेंथ ऐसे ही देखी जाती है कि भाई बाकी कुंडली में बल है भी या नहीं है। तो यही जो शक्ति है, यही जो है राजयोग या किसी भी प्रकार के योगों को दिखाती है कि ये अपना कितना हद तक प्रबलता के साथ परिणाम दे पाने में समर्थ हैं। अब बात करते हैं कि इसमें अब भिन्न भिन्न प्रकार के राजयोग हैं। तो जैसे पहले तो होता है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई। जब भी ये दोनों केंद्र त्रिकोण के स्वामी साथ हो, या राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन। अगली बात आती है, एक और राजयोग माना गया, उसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष भी कब बनता है? जब केंद्र में ये 5 ग्रह बनाते हैं, शनि, गुरु, बुध, शुक्र और मंगल। 5 ग्रह, इन 5 में से कोई भी जब भी केंद्र में, त्रिकोण में नहीं, सिर्फ केंद्र में, जब वह अपने राशि में हो या उच्च के हो और उनका संबंध सूर्य से नहीं बनना चाहिए। सूर्य से बनेगा तो पंच महापुरुष योग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि वो केंद्र में है या अपने राशि में है या उच्च की राशि में है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है और सूर्य के साथ वह नहीं बैठे हैं। शनि, मंगल, शुक्र, गुरु या बुध, इन कोई में से। तो ये 5 तरीके के पंच महापुरुष योग कहे गए। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके का राजयोग है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है और जो ग्रह इसे बनाएगा वो उस अच्छे परिणाम दे पाएगा। जैसे मान लीजिए गुरु बनाता है या बुध बनाता है, तो ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विद्या प्रदान करते हैं, जीवन में व्यक्ति को अपने ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं और पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, इज्जत प्रदान करते हैं, अगर ऐसे योग बना रहे हैं। तो ये एक हो गया पंच महापुरुष योग, ये भी एक तरीके का राजयोग माना गया। तो एक हो गया केंद्र त्रिकोण, दूसरा हो गया पंच महापुरुष। तीसरा क्या होता है? जो योग कारक बना देता है। तो योग कारक का अर्थ है कि जैसे तुला लग्न है और वृषभ लग्न है, इनके लिए हर एक पर्टिकुलर लग्न के लिए, हर एक के लिए नहीं, कुछ एक लग्नों के लिए पर्टिकुलर ग्रह योग कारक बनते हैं, मतलब वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बन जाते हैं। तो वृषभ और तुला के लिए शनि होता है, कर्क और सिंह के लिए मंगल होता है और मकर और कुंभ के लिए शुक्र होता है। तो अब ये अगर आप इन लग्नों में पैदा हुए हैं तो ये जो पर्टिकुलर ग्रह मैंने अभी बताया, ये आपके लिए योग कारक बनेंगे। अगर ये योग कारक होकर केंद्र और त्रिकोण में ही बैठे हैं या उच्च के हैं या अपने स्वग्रही हैं, अच्छे ग्रहों के साथ उनका संबंध बनता है, तो ये भी राजयोग बनाएंगे। फिर चौथे प्रकार का जो राजयोग कहते हैं उसे कहते हैं सरस्वती योग। सरस्वती योग तब बनता है जब गुरु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह जो है केंद्र या त्रिकोण में बैठे होने चाहिए। मतलब ये अलग अलग भी बैठ सकते हैं, साथ नहीं भी हैं तो भी चलेगा, बट गुरु, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में होने चाहिए, बाकी कहीं नहीं। केंद्र या त्रिकोण में है और जितने बलशाली है, मान लीजिए अपने राशि में है, उच्च के राशि में है या मित्रवत राशियों में है या अच्छे ग्रहों से उसका संबंध बन जाता है, हाँ, तो ये हमारे पास क्या करते हैं? सरस्वती योग बनाते हैं। सरस्वती नाम से ही इंगित होता है कि ये ज्ञान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्रदान करने के लिए बड़ा उत्तम योग माना जाता है और
यह कलात्मक क्षेत्रों के लिए भी, कला और साहित्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सरस्वती योग जो है वो एक प्रकार का राजयोग माना गया, जो कब बनता है अभी बताया आपको। इसके बाद अगला आता है नीच भंग राजयोग। तो नीच भंग, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। जितने भी मैं यहाँ योगों की बात कर रहा हूँ, इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो बनाए। ऊपर आप जो है कार्ड सेक्शन में लिंक दिखाया जा रहा है प्लेलिस्ट का, योगस अलग अलग प्रकार के सब जो योग डिस्कस करे जा चुके हैं आज तक, उनके बारे में वीडियोस अलग अलग उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। पर नीच भंग राजयोग कब बनता है? जब मान लीजिए कोई एक ग्रह नीच का है, पर जो उसका स्वामी ग्रह जिस राशि में वो नीच का होता है, उसका स्वामी ग्रह, या फिर जिस राशि में वो नीच का होता है उस राशि में जो उच्च का होता है वह ग्रह अगर चंद्र या लग्न से केंद्र में होगा तो वह नीच भंग राजयोग बनाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे शनि जो है वो मेष राशि में नीच का होता है, और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मेष राशि में उच्च का कौन होता है? सूर्य होता है। तो अगर शनि मान लीजिए कुंडली में नीच है, मेष में बैठा, पर अगर मंगल या सूर्य दोनों में से कोई भी केंद्र में है, लग्न से केंद्र में है या चंद्र से केंद्र में है, तो लग्न से केंद्र मतलब पहले चौथे सातवें दसवें भाव में बैठा है लग्न से, और चंद्रमा से मतलब चंद्रमा से पहले चौथे सातवें दसवें भाव में अगर बैठे हैं सूर्य मंगल, तो शनि का नीच भंग बनेगा। तो ऐसे ही इसको नीच भंग योग कहा, नीच भंग राजयोग कहा गया। पर राजयोग इसमें तब अधिक हो जाता है जब नीच भंग जो ग्रह बना रहा है वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठकर नीच भंग बना दे, तो उसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। ये भी बड़ा उत्तम योग माना गया है। ये संघर्ष जरूर देता है और व्यक्तिगत जीवन को परेशान करता है। जो भी व्यक्तिगत जो पहलू होंगे कि भाई जिस चीज़ को लेकर के वो ग्रह जिम्मेदार था जो नीच का हुआ, मान लीजिए वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं आ रहा तो स्वास्थ्य को दिक्कत करेगा, बट जो भौतिक पहलू होते हैं, धन संपत्ति, काम, पैसा, रुपया, जीवन में समृद्धि, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। तो नीच भंग राजयोग एक प्रकार का राजयोग होता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो छठे, 8वें, 12वें भाव में ही बैठ जाते हैं। तो छठे का स्वामी 6, 8, 12 में, या 8 का स्वामी 6, 8, 12 में, या 12 का स्वामी 6, 8, 12 में अगर बैठा तो वह विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग का अर्थ ये होता है कि ये पहले विषम परिस्थितियां देता जरूर है, और उसके बाद राजयोग का अर्थ होता है कि ये विकट विषम परिस्थितियों में आपको ऐसे अवसर प्रदान करता है जो आपको ऊपर उठा देते हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है, इसीलिए विपरीत राजयोग कहा गया कि लाइफ में ऐसे सिचुएशंस खड़े हो जाएंगे जो कि परेशानी भरे हैं, अत्यंत जटिल हैं, कठिनाइयों से भरे हैं, व्यक्ति की बहुत कठिन परीक्षा होती है, और ऐसे ही विषम विकट परिस्थितियों में उसको ऐसे खास मौके मिलते हैं जो शायद उसको अमूमन जीवन में ना मिल पाते, उसके चलते उसका एकदम से भाग्योदय हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये विपरीत राजयोग दिखाता है। तो विपरीत राजयोग जो है वो भी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। फिर एक आता है संन्यास योग। संन्यास योग बनता है जब 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह, जिसमें 10वें भाव का स्वामी शामिल होना जरूरी है, ये इकट्ठे होकर बैठेंगे तो संन्यास योग बनेगा। अब देखिए, संन्यास योग से अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति सन्यासी बन जाए। बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ होती है जिनमें आपको 4 से ज़्यादा ग्रह इकट्ठे देखने मिलेंगे और जिसमें 10वें भाव का स्वामी भी शामिल होगा, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति बहुत साधु संत प्रकृति का है और बहुत ही उसकी विरक्ति वैराग्य के प्रति प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे संन्यास योग ये कहा गया, हालांकि संन्यास योग को एक अच्छा योग माना गया है क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आत्मबोध के लिए, जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म जिसे हम आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो संन्यास योग जो है वह अगर सबसे उत्तम तभी होगा जब कुंडली में वह व्यक्ति को आध्यात्मिक रुझान भी दे। अगर नहीं दे रहा तो यहाँ पे क्या होगा कि संन्यास योग व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं देता। वो हमेशा प्रेरित करता है कि आप जो है भले ही भौतिक जीवन में कामयाब क्यों ना हो जाएं, सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकते। तो उसका हमेशा एक ही एक व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास होता है कि वह धर्म, दर्शन, अध्यात्म, अंतर अवलोकन के प्रति बढ़े। अगर वह नहीं बढ़ते हैं व्यक्ति, क्योंकि उसके लिए अगर योग ही नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को हताशा, निराशा, उन्माद और असंतुष्टि में ही बिताता है। पर संन्यास योग एक उत्तम अच्छा योग माना गया है, वह इसलिए क्योंकि यह अंततः व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। ये वेरी करेगा, फिर से कहता हूँ,
हर बार ये दिग्भ्रमित मत हो जाइएगा कि 4 गए इकट्ठे बैठ गए जिसमें 10वें भाव का स्वामी भी हो तो व्यक्ति बड़ा साधु संत प्रकृति का और सन्यासी प्रवृत्ति का होगा, नहीं। उसके लिए सूर्य चंद्र लग्नेश इनकी परिस्थितियाँ अनिवार्य हैं देखनी, और ये देखा जाना चाहिए नवांश द्वादशांश कि ये व्यक्ति की कैपेसिटी है भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कि नहीं है, तभी, वरना संन्यास योग घटित नहीं होगा। वैसे फिर जो मैंने बात कही वही चीज़ें घटित होंगी कि वो कामयाबी दे भी दे, संतुष्टि नहीं देता। पर संन्यास योग राजयोग एक अच्छा योग क्यों था वो हमने देखा। इसके बाद अब जितने भी मैंने अभी तक राजयोगों की बात कही है, इनमें से अधिकतम जितने भी योग हैं ये सब कॉमन रिजल्ट एक चीज़ देते हैं, वो क्या है, ये भाग्य प्रदान करते हैं। भाग्य का अर्थ होता है व्यक्ति के जीवन में मौके उपलब्ध हो। कई लोग बहुत मेहनती होते हैं, काबिल होते हैं, पर उनका भाग्य साथ नहीं देता, उनको जो है मौके उपलब्ध नहीं होते भी हैं तो वो मौक़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कर्म एक तरफ है, भाग्य की भी बहुत अत्यधिक महत्ता होती है जीवन में। तो यहाँ पे भाग्य का अर्थ होता है कि हम जीवन में दुख और संताप और पीड़ा और कष्ट से कितना ज़्यादा सुरक्षा हमको प्रदान हुई है। तो यहाँ पे ये भाग्य ही है कि आप एक अच्छे घर परिवार में अगर जन्म ले चुके हैं, आपके पास बुनियादी ज़रूरतें मौजूद हैं, आपके पास पढ़ने लिखने के साधन है, आपके पास आगे बढ़ने के मौके हैं, तो आप समझिए कि आपके पास भाग्य है। अन्यथा भाग्य अगर न होता तो आप कितनी विकटतम परिस्थितियों में भी रह सकते थे, जिसमें ज़िंदगी पल पल आपकी दुश्वार भी हो सकती है। डेली बेसिस पे सर्वाइवल की जंग लड़ सकते थे, गरीबी और हताशा में जीवन काट सकते थे, और न जाने कितनी परेशानियों को प्राप्त हो सकते थे। ये भाग्य ही है जो बचाता है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि भाग्य को प्रदान करने के लिए राजयोग का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। तो ये भाग्य प्रदान करता है। दूसरा, जितना जैसे मैंने कहा प्रबल होगा, बाकी ग्रह जितने शुभ हैं, कुंडली में जितनी शक्ति है, उतना ही ये मान पद प्रतिष्ठा पद सत्ता अधिकार ज्ञान और शिक्षा और काम में प्रगति प्रदान करता है, सुख समृद्धि प्रदान करता है, आयु की वृद्धि करता है, घर परिवार माता पिता गुरु इनसे जो है अच्छे संबंध और अच्छे ऐसे जो लोग होते हैं कि भाई अच्छे माता पिता प्राप्त हो, अच्छा परिवार प्राप्त हो, अच्छे शिक्षक प्राप्त हो, वह भी प्रदान करता है। इसके अलावा धर्म का पक्ष व्यक्ति के भीतर बढ़ाता है। इसीलिए 9वें और 10वें भाव के राजयोग को धर्म कर्माधिपति योग कहा गया है, क्योंकि वो सबसे उच्च कोटि का राजयोग माना जाता है। बट रिमेंबर, हर बार नहीं होगा ये कि हर बार 9वें 10वें भाव के स्वामी बैठ गए तो आप बड़े धर्मार्थ हैं, नहीं। आपको बाकी योग भी देखने हैं, क्योंकि ये ब्लाइंड चीज़ नहीं देखी जाती। यहाँ पे हम आपको खाली पोजीशंस बता रहे हैं, बाकी कुंडली में अध्ययन करके ही पता चलता है कि यहाँ पे ये एग्जिबिट कैसे करेगा अपने आप को। पर कंडीशन क्या होती है कि अगर राजयोग अच्छा है, और बाकी जो मैंने बात कही, तो ये व्यक्ति के भीतर धर्म की वृद्धि करता है। तो धर्म का अर्थ होता है सत्य, न्याय और अपने जिम्मेदारी का निर्वाह, दायित्वों का निर्वाह, कर्तव्य निष्ठता। हाँ, व्यक्ति के भीतर एक नैतिक मूल्य आदर्श उसूल होते हैं जिसका वो पालन करते हैं। हाँ, तो ये धर्म का पालन होता है, भ्रष्टाचार से दूरी होती है, कोई भी जो एक सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है, सही सन्मार्ग पर चलने की आदत प्रदान करता है। तो ये राजयोग का ही परिणाम है। तो राजयोग सिर्फ इससे जो है आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है कि राजयोग सिर्फ जो है हमको जीवन में सिर्फ पावर पोजीशन स्टेटस करियर ही देने के लिए है, नहीं। पावर पोजीशन स्टेटस तो सेपरेट है, तो मिलेंगे तो अलग बात है। मेन होता है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पद सत्ता अधिकार तो होता है, बट वो इंसान बिल्कुल निम्न स्तर के होते हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि भाई आप व्यक्ति कैसे हैं, आपके भीतर कितना जो है इंसानियत आ पाई है। सिर्फ महज मनुष्य रूप में जन्म लेने से व्यक्ति मनुष्यता को प्राप्त नहीं होता है, तो मनुष्यता कितनी आ पाई आपके भीतर, वह भी राजयोग ही दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक आती है। इसके अलावा ईश्वरीय कृपा, वह भी, क्योंकि भाग्य की जो मैंने बात कही, नवा भाव, जैसे नवा भाव पांचवा भाव केंद्र और त्रिकोण लक्ष्मी और विष्णु के स्थान माने गए, तो ये भी दिखाते हैं कि कितनी ईश्वरीय कृपा है, कितना आपको जीवन में जो है भगवान के प्रति आस्था या उनसे जो है कृपा प्राप्त हो सकती है। तो वह भी जो है राजयोग ही दिखाता है। तो अलग अलग विशेष प्रकार के राजयोग होते थे जो हमने बात करी इन सब के ऊपर। और इसमें एक और होता है गज केसरी योग है, हालांकि वो राजयोग की कैटेगरी में नहीं होता है, वो अलग ही योग है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। पर
जितने भी योगों की अभी चर्चा की गई, इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो बनाए हैं। कार्ड में सेक्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है जिसमें अलग अलग योगों की चर्चा की गई है सेपरेटली, आप उसको सुन सकते हैं और गहराई में जानने के लिए। और जितने भी राजयोगों की अभी तक चर्चा की गई, ये घटित तभी होंगे जब इनकी दशाओं से आप गुजरेंगे। महादशा अंतरदशा ऐसे ग्रहों की चल रही होंगी जो इस योग को बना रहे होंगे, तभी आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, जीवन में हमारे ये अच्छा समय आ पाएगा और ऐसे जिन भी चीज़ों के लिए उन्होंने योग बनाए हैं उनमें शुभ परिणाम जीवन में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने विस्तार से चर्चा की कि राजयोग क्या होता है, कब बनता है, कैसे उसे देखा जाना चाहिए, उसका क्या परिणाम होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के योग राजयोग कौन से होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।